कहानी का ये 9वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। देर रात अधिराज सोफे पर बैठा था। सामने चेयर पर मंजीत बैठा था। उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उसके शरीर में कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत समय से खाना ना मिला हो, और मिला भी हो तो ना के बराबर। आदिराज मंजीत को गुस्से में देख रहा था कि वहां की शांति को भंग करते हुए मंजीत बोला, सर प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो निक्की है, मेरी गर्लफ्रेंड। अधिराज ने अपनी मुट्ठी कस ली। मंजीत आगे बोला, सर मैं सबूत दे सकता हूँ, बस एक बार मेरा फोन दे दीजिए। अधिराज ने कुछ सोचा और प्रीतम को इशारा किया, तो प्रीतम ने मंजीत का फोन अपनी पॉकेट से निकाला और मंजीत को दे दिया। मंजीत ने फोन लिया और फोन ऑन करके अपनी और चांदनी की फोटो का फोल्डर ओपन किया और फोन अधिराज को देते हुए बोला, सर ये देखिए, मैं और निक्की 1 साल में हम दोनों लिव इन में रह रहे थे। फिर हमारे बीच छोटा सा झगड़ा हुआ और निक्की मुझे छोड़कर चली गई। अधिराज हैरानी से फोटो देख रहा था। चांदनी की मंजीत के साथ पार्क में बैठे हुए फोटो थी, तो कोई चांदनी मंजीत को खाना खिला रही थी, उसकी फोटो थी। प्रीतम ने भी वो फोटो देखी। दोनों ही फोटो देखकर हैरान थे। अचानक अधिराज ने गुस्से में मंजीत की तरफ देखकर कहा, आज के टाइम में फोटो और वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मंजीत ने इस बार अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, मेरा विश्वास करिए, वो निक्की ही है। वो बस मुझसे गुस्सा है, इसलिए ये नाटक कर रही है। अधिराज खड़ा हो गया और मंजीत का कॉलर पकड़कर बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे बाप जैसा हाल तुम्हारा भी करूं। इसीलिए इज्जत से सच बताओ, कैसे जानते हो चांदी को? क्यों तुम्हारा बाप उसको मारना चाहता है? मंजीत थोड़ा डर कर बोला, सर मैं सब सच बोल रहा हूँ। आप बोलो तो मैं निक्की जिस अनाथ आश्रम में रहती थी उसका एड्रेस दे सकता हूँ। अधिराज की पकड़ मंजीत के कॉलर पर ढीली पड़ गई और वो बोला, अनाथ आश्रम? मंजीत बोला, हाँ सर, निक्की एक अनाथ है। गुजरात के एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। मेरी उससे बात एक रॉन्ग कॉल की वजह से हुई थी। 6 साल पहले मेरे फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो निक्की का कॉल था। वो किसी दूसरे को कॉल लगा रही थी और गलती से एक नंबर गलत पड़ने की वजह से कॉल मुझे लग गया। ऐसे ही हमारी बातें शुरू हो गई और वो बातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों बिना देखे एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। निक्की को जॉब भी करनी थी, तो मैंने उसको अपने पास चंडीगढ़ बुला लिया और वहीं उसको अपने डैड की कंपनी में जॉब दिला दी और उसके साथ लिव इन में रहने लगा। हम दोनों 1 साल लिव इन में रहे, लेकिन निक्की बहुत पजेसिव थी हमारे रिश्ते को लेकर। उसने चंडीगढ़ आते ही शादी की रट लगाना शुरू कर दी थी। मैं उस समय शादी के लिए रेडी नहीं था, तो मैं बात टालने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। वो मुझे अपने जरा भी करीब नहीं आने देती थी, जिसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। हम सब पार्टी के लिए जाते थे, तो वो मुझसे दूर खड़ी होती थी। मैं उसके शोल्डर पर हाथ तक नहीं रख सकता था। ये सब मेरे लिए सिर दर्द बनता जा रहा था। मुझे भी बाकियों जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी, जिसको मैं हक कर सकूं, पब्लिक प्लेस में उसकी कमर में हाथ डालकर चल सकूं। हम दोनों बस नाम का लिव इन में रहते थे, बाकी तो घर के अंदर लाइन खींची थी। मैं उसके रूम के पास भी नहीं जा सकता था। इसी बात को लेकर हमारे बीच लड़ाइयां होने लगी। उसका कहना था, शादी कर लो, फिर सारी लाइन मिटा देगी। लेकिन शादी हलवा थोड़ी थी। वो एक अनाथ थी और मैं एक नामी बिजनेसमैन का बेटा। पापा को शादी के लिए इतनी आसानी से नहीं मनाया जा सकता था, और मैं इतनी जल्दी शादी जैसी जिम्मेदारी उठाना भी नहीं चाहता था। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी कि उसी बीच निक्की ने मुझे किसी और लड़की के साथ देख लिया। मुझे अपने दोस्तों के साथ निक्की को पार्टी में ले जाने में भी शर्म आती थी, इसलिए मैंने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली थी। लेकिन निक्की को पता नहीं कैसे पता चल गया और हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मैंने उसको बोल दिया, जब वो मेरे साथ नॉर्मल गर्लफ्रेंड जैसे रहती है वैसे नहीं रह सकती, तो वो चली जाए। मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो मुझे हक तक करने नहीं देती। और निकिता मुझे छोड़कर चली गई। फिर वो मुझे दोबारा नहीं मिली। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं निक्की को दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहता था, लेकिन निक्की
किसी हवा के जैसे गायब हो चुकी थी। फिर 4 साल बाद वो मुझे यहाँ मिली, किसी और नाम के साथ। और तभी मुझे एक और सच पता चला। मेरे पापा को मेरे और निक्की के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इसलिए जब निक्की मुझे छोड़कर गई तो उन्होंने उसको मरवा दिया, क्योंकि वो किसी अनाथ जिसके न कुल का पता हो न खून का, उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते थे। लेकिन निक्की कैसे बची, कैसे वो यहाँ पहुंची, मुझे कुछ नहीं पता। यही सच है, मैंने आपको सब सच बता दिया। प्लीज अब मुझे जाने दो। अधिराज ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक मुक्का मंजीत के मुंह पर चढ़ दिया। मंजीत लड़खड़ाकर चेयर से जमीन पर गिर पड़ा कि तभी उसकी नजर सामने गई तो वो हैरानी से सामने देखने लगा। सामने चांदनी हैरानी से अपने हाथ में पानी वाला मग लेकर खड़ी थी। कॉटेज का टेप चांदनी से ओपन नहीं हो रहा था और उसको बहुत प्यास भी लगी थी, तो वो अंदर पानी लेने आई थी कि ये सब देखकर और सुनकर वो शौक हो गई थी। अधिराज ने चांदी पर अभी तक ध्यान नहीं दिया था। अधिराज ने फिर मंजीत की शर्ट पकड़कर उठाकर खड़ा किया और उसको मारने लगा। अधिराज को मंजीत की बातें सुनकर अलग ही गुस्सा आ रहा था। वजह शायद साफ थी, मंजीत के दिल में चांदनी के लिए सच्चा प्यार नहीं था। मंजीत चांदनी से शो ऑफ वाला प्यार चाहता था। अगर चांदनी ही निक्की है तो क्या इसी वजह से चांदनी को लड़के नहीं पसंद? इस मंजीत की वजह से चांदनी उससे भी दूर भागती है और इसलिए ही अधिराज ने कभी चांदनी के नजदीक जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दो बार बाई मिस्टेक वो थोड़ा पास आए तो अधिराज ने अलग ही खिन देखी है चांदनी की नजरों में। ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में रहने के बाद चांदनी का बिहेव कुछ गलत नहीं है, घिन आना स्वाभाविक है। सोचते हुए अधिराज बस मंजीत को मार रहा था और मंजीत पीछे डोर के पास खड़ी चांदनी को देख रहा था कि प्रीतम की नजर भी चांदनी पर गई तो उसने तुरंत अधिराज को रोका और चांदनी की तरफ देखने का इशारा किया। चांदनी को वहां देखकर अधिराज थोड़ा परेशान हो गया। अधिराज ने मंजीत को छोड़ा और भागकर चांदनी के पास आया और कुछ बोलता उससे पहले चांदनी आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, क्या उस फोटो में मैं हूं? अधिराज चांदनी के ऐसे सवाल से थोड़ा परेशान तो थोड़ा हैरान हो गया। चांदनी ने फिर वही सवाल किया तो अधिराज ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। चांदनी के दिल में जोर से धक्का लगा और वो वहां से भागते हुए वापस चली गई। अधिराज को कुछ समझ नहीं आया। अब उसके दिमाग में चल रहा था, क्या चांदनी ही निक्की है? क्योंकि जब निक्की मंजीत को छोड़कर भागी उसके कुछ समय बाद चांदनी उससे मिली, तो क्या उस दिन चांदनी मिस्टर बलबीर के गुंडों से बचकर भाग रही थी? पर मिस्टर बलबीर ने तो निक्की को मार दिया था और वो खुद हॉस्पिटल में निक्की को मरा हुआ देखकर भी आए थे। फिर निक्की कैसे बची? और उस दिन फिर वो मिस्टर बलबीर के गुंडे नहीं होंगे तो किससे बचकर भाग रही थी चांदनी? और मंजीत तो चंडीगढ़ में रहता है और चांदनी उसे दिल्ली में मिली थी, तो क्या मिस्टर बलबीर ने उसे दिल्ली में मारा था? ऐसे कितने ही सवाल थे, ये गुत्थी तो बस उलझती ही जा रही थी। अधिराज का सिर फटा जा रहा था। ये सब सोच सोच कर उसने अब सोच लिया था आज वो चांदनी से सब पूछ लेगा। अगर वो मंजीत से प्यार करती है तो उसके साथ जा सकती है। वैसे भी 5 महीने क्या, अब तो कुछ समय बाद 4 महीने बचेंगे उनके डिवोर्स में। अधिराज ने अपना दिल मजबूत किया और कॉटेज आया तो चांदनी वहां नहीं थी। अधिराज चांदनी को ढूंढते हुए बाहर आया तो चांदनी कॉटेज के पीछे अंधेरे में छुपी बैठी सिसकियां भर भर कर रो रही थी। अधिराज ने एक गहरी सांस ली और चांदनी के बगल में आकर बैठ गया और आराम से बोला, अगर तुम मंजीत से प्यार करती हो तो तुम उसके साथ जा सकती हो। अपने दिल पर पत्थर रखकर अधिराज ने सीधी बात बोल दी थी। उसको अब यही सही लगा था, क्योंकि अभी वो चांदनी के मामले में समझ ही नहीं पा रहा था आखिर ये सब चल क्या रहा है। पर सबूत यही बोल रहे थे कि चांदनी ही निक्की है। अधिराज की बात सुनकर चांदनी ने अपना सिर अपने घुटनों से उठाकर अधिराज को देखा, पर अंधेरे में अधिराज उसको दिखा नहीं। चांदनी ने कुछ नहीं कहा और उठकर जाने लगी तो अधिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम नंदू को मेरे पास छोड़कर आराम से जा सकती हो। मैं नंदू को बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगा। तुम नंदू के लिए सोचकर कोई भी फैसला मत लो, तुम बस अपने दिल की सुनो। चांदनी की आंखों से आंसू निकलना और तेज हो गए, लेकिन उसको अब गुस्सा भी आ गया।
वो पलटी और गुस्से में अधिराज का हाथ झटकते हुए बोली, हो कौन तुम मेरी लाइफ का डिसीजन लेने वाले? नंदू मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी समझे, कोई चीज या सामान नहीं जिसको किसी के भी पास छोड़ दूं। अधिराज चांदनी की गुस्से से भरी आवाज सुनकर समझ गया चांदनी बहुत गुस्से में है, पर उसने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि नंदू चांदनी की सगी बहन नहीं थी, इसलिए नंदू की जिम्मेदारी की वजह से चांदनी आगे ना बढ़ पाए। पर अधिराज की इस बात से चांदनी बहुत हर्ट हो गई थी। अधिराज भी खड़ा हो गया और बोला, सॉरी, मैं बस। पर वो आगे कुछ बोलता उससे पहले चांदनी गुस्से में अधिराज को धक्का देते हुए बोली, मैं बस क्या, ये कि मैं अकेली हूं तो कोई भी आकर कुछ भी डिसीजन ले लेगा? मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अधिराज ने चांदनी के हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज तुम रोना बंद करो, तुम जो चाहो डिसीजन ले सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चांदनी ने फिर अधिराज के हाथ झटक दिया और बोली, नहीं हो आप मेरे साथ और ना ही मैं आपका साथ चाहती हूँ। मैं किसी का साथ नहीं चाहती हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं आपसे और आपके जैसे लोगों से। मैं कौन हूँ अब तो मुझे इस बात पर शक होता है। मेरा वजूद क्या है? मैं हूँ या कोई और? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बोलते हो आपकी पत्नी हूँ, अब वो मंजीत पता नहीं कहाँ से आ गया, वो बोलता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। कल को कोई और आएगा और बोलेगा मैं उसके बच्चों की माँ हूँ। मतलब क्या है ये सब सोच सोच कर मुझे वो रोड पर खड़ी लड़कियों जैसा फील हो रहा है, जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिसका मन होता है उनको उठाकर ले जाता है। चांदनी की बात से अधिराज की मुट्ठी कस गई और गुस्से में चांदनी को पकड़कर उसका मुंह बंद करते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। एक और शब्द निकाला तो सच में मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चांदनी अधिराज के इस एक्शन से थोड़ा डर गई और शांत पड़ गई। चांदनी को शांत देखकर अधिराज ने चांदनी के मुंह से हाथ हटा लिया और चांदनी को गले से लगाकर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो, एक बहुत अच्छी इंसान हो। चांदनी अधिराज के अपनेपन को महसूस कर सकती थी और आज वो पूरी तरह टूट चुकी थी, तो उसने भी अधिराज को हक कर लिया और बोली, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, मैं निक्की नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं हूँ चांदनी, पर अपना वजूद खोता हुआ सा महसूस कर रही हूँ। मैं एक हूँ तो इतनी जगह कैसे हो सकती हूँ? आपने बोला मैंने आपसे शादी की, चलो मान लिया दो लोगों की शक्ल मिल जाती है, पर अब ये निक्की, अब तीन लोगों की शक्ल तो नहीं मिलती ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। नंदू पर क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? सोच सोच कर सिर फटा जा रहा है। वैसे ही नॉर्मल लाइफ में मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, ऊपर से ये सब कहाँ से आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अधिराज कुछ सोच कर चांदनी से बोला, क्या अजीब हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम चाहो तो मुझे सच बता सकती हो। अगर तुम मंजीत से प्यार। अधिराज इतना ही बोल पाया था कि चांदनी गुस्से में अधिराज को धक्का देते हुए दूर हुई और चिढ़ते हुए बोली, नहीं हूं मैं निक्की, समझे आप, नहीं करती मैं उस मंजीत से प्यार, नहीं जाना मुझे किसी के साथ भी। मजाक बनाकर रखा है मेरा। समझते क्या हो आप अपने आप को? पहले जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसते हो और अब मैं चाहती हूँ आप मेरे आसपास रहो तो आप मुझे किसी और के साथ भेजना चाहते हो। समझ क्या रखा है मुझे? ये सब ना आपकी वजह से ही हो रहा है। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ कहाँ जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। ना आपके पास आ पा रही हूँ ना दूर जा पा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहली बार आपको जानकर अच्छा लगा, अजीब सा कुछ महसूस हुआ। पहली बार ऐसा लगा, नहीं नंदू के साथ भी मुझे कोई अपना सकता है। कोई गलत सवाल या गलत नजर से नहीं देखेगा मेरे और नंदू के रिश्ते को। मुझे आप नंदू से दूर नहीं करोगे, मुझे गलत नहीं समझोगे। पर आप तो अलग ही देश दुनिया के प्राणी हो। नंदू को अपने पास रखकर मुझे किसी और लड़के के साथ भेजना चाहते हो, वो भी ऐसा लड़का जिसको बस चिपकने वाला प्यार चाहिए अपने पार्टनर से। अगर मैं निक्की भी होती ना तो मर जाती, पर ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं जाती। चांदनी गुस्से में अपने मन की बात बोल रही थी और अधिराज शौक में खड़ा सब सुन रहा था। अंधेरे की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन अधिराज चांदनी का गुस्सा, उसके अनकहे प्यार, उसकी चिढ़ सब समझ रहा था। पर वह खुश हो कि चांदनी उससे प्यार करती है या फिर चांदनी कौन है यही नहीं पता, ये जानकर दुखी हो।
अधिराज इतना तो समझ गया था कहीं कुछ तो गलत है। पर चांदनी गलत नहीं है, वो कोई झूठ नहीं बोल रही। वो निक्की नहीं है या फिर है, कुछ कह नहीं सकते। पर चांदनी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, न ही कुछ छुपा रही है। चांदनी गुस्से में बोल रही थी और अधिराज शांत खड़ा था। चांदनी अधिराज को शांत देखकर खुद ही शांत हो गई। उस अंधेरे में कुछ देर शांति पसरी रही। फिर चांदनी ने हिम्मत जुटाई और सॉरी बोलकर भागकर मां से चली गई। अधिराज ने भी इस बार उसको नहीं रोका। वो चांदनी के दिल का हाल अच्छे से समझ रहा था और साथ में चांदनी के दिमाग की हालत भी। किसी भी लड़की के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। पर अधिराज समझ नहीं पा रहा था, अगर चांदनी सच बोल रही है तो फिर निक्की और चांदनी जिसकी उससे शादी हुई वो कौन है? या फिर तीनों एक ही लड़कियां हैं, बस चांदनी को कुछ याद नहीं। लेकिन चांदनी सब कैसे बोल सकती है? अपनी जिंदगी के इतने पल कोई कैसे बोल सकता है, वो भी इस कदर कि दूसरा इंसान बन जाए? अधिराज सोच में डूबा बंगले के अंदर आ गया। चांदी भी अपने कमरे में आकर नंदू से चिपक कर लेट गई थी। उसकी धड़कनें कुछ बढ़ी हुई थी। अधिराज उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? कहीं अधिराज को ये तो नहीं लगेगा वो उससे प्यार करती है? लेकिन वो नहीं करती उससे प्यार, बस वो उसे पसंद करती है। वो भी लव वाला पसंद नहीं, वो बस नंदू की वजह से अधिराज को पसंद करती है, क्योंकि अधिराज भी नंदू से प्यार करता है। कभी वो चांदी से कोई सवाल नहीं करता, नंदू और उसके रिश्ते को गंदी नजरों से नहीं देखता। बस इसके सिवा चांदी उसको पसंद नहीं करती। अधिराज इतना गुस्सा करता है, उसे हमेशा नीचा दिखाता है। वो कभी उसे वो लव वाला प्यार नहीं कर सकती। नो वे। इससे अच्छा वो अपना सिर फोड़ ले, पागल खाने में भर्ती हो जाए, क्योंकि अधिराज से प्यार करना पागल खाने में भर्ती होने के बराबर है। लेकिन उसने फिर भावनाओं में बहकर अधिराज से थोड़ा ज्यादा बोल दिया। अब तो वो बिल्कुल अधिराज का सामने नहीं कर पाएगी। उसके मुंह पर भी ना बिल्कुल लगाम नहीं है। चांदनी के दिमाग में अब मंजीत की बातें या फिर अपने वजूद को लेकर जो दर्द, जो सवाल थे वो नहीं, बस अधिराज घूम रहा था। वो शायद समझ नहीं पा रही थी या फिर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो सच में अधिराज को पसंद करने लगी है। वो भी जस्ट पसंद वाला पसंद नहीं, लव वाला पसंद। अधिराज उसके साथ चाहे जो भी करता हो, लेकिन वो नंदू से इतना प्यार करता था, इतनी केयर करता था, जिसकी वजह से चांदनी के दिल में भी उसके लिए जगह बन गई थी। ऐसे ही अधिराज के ख्यालों में डूबी चांदनी भी सो गई। दूसरी सुबह जब चांदनी की आंख खुली तो 11 बज रहे थे। चांदनी एकदम से शॉक हो गई। उसने अपने बगल में देखा तो नंदू नहीं थी। चांदनी ने अपना सिर पीट लिया। वो पहले इतना रोई, फिर वो सुबह तक अधिराज के बारे में सोचती रही, जिसकी वजह से वो सुबह समय से नहीं उठ पाई। और उसका अलार्म कब बजकर बंद हो गया उसको कोई होश नहीं था। लेकिन नंदू उसके पास नहीं है तो पक्का अधिराज ने उसको रेडी करके भेज दिया होगा। पता नहीं चांदनी को आज डर नहीं लगा। थोड़ी बेचैनी जरूर थी, लेकिन नंदू को लेकर डर नहीं था। चांदनी को जल्दी कंपनी पहुंचना था। एक तो कल इतना कुछ उसने बोल दिया अधिराज से, ऊपर से आज इतना लेट। पता नहीं अधिराज कहीं कुछ गलत ना समझ ले। सोचते हुए चांदनी जल्दी से रेडी हुई और कंपनी के लिए निकल गई। तो अधिराज मीटिंग रूम में था। चांदनी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, तो वो बाहर ही खड़ी हो गई। कुछ देर में अधिराज 2 आदमियों के साथ बात करते हुए बाहर आया तो चांदनी को देखकर अधिराज रुक गया और उन 2 आदमियों से बोला, ये है मिस चांदनी, आपका ऑर्डर यही देखेंगी। चांदनी सीरियस खड़ी हो गई और दोनों को हेलो किया। अधिराज ने फिर चांदनी से कहा, मेरा लैपटॉप लेकर कैबिन में पहुंचो। बोलकर अधिराज उन आदमियों के साथ आगे बढ़ गया। चांदनी ने भी मीटिंग रूम से अधिराज का लैपटॉप लिया और अपने कैबिन में पहुंच गई। चांदनी अधिराज का वेट कर रही थी कि उसका फोन बजा। चांदनी ने फोन देखा तो अरविंद का कॉल था। चांदनी ने कॉल पिक किया तो अरविंद बोला, मैडम जी अब तो सर भी आ गए, क्या आप तुम कुछ समय मेरे लिए निकाल सकती हो? चांदनी मुस्कुरा दी। इस बीच चांदनी की अरविंद के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। चांदनी को हेड कंपनी के साथ साथ बाकी कंपनी के प्रोजेक्ट देखकर पास करने होते थे और अभी जो न्यू कंपनी अधिराज ने खरीदी थी उसको अरविंद ही लीड कर रहा था। इसलिए दोनों का काम के सिलसिले में मिलना और बात करना हो जाता था। चांदनी अरविंद की बात पर मुस्कुराकर बोली, टाइम तो नहीं है, पर तुम ऐसे भीख में टाइम मांग रहे हो तो ट्राई कर सकती हूँ।
अरविंद ने मुंह टेढ़ा कर लिया और बोला, तुमसे ज्यादा नालायक दोस्त मुझे आज तक नहीं मिली। चांदनी बोली, तो तोड़ दो दोस्ती। अरविंद ने कहा, वही तो प्रॉब्लम है। अरविंद किसी से एक बार दोस्ती कर लेता है तो मरते दम तक नहीं तोड़ता। चांदनी बोली, ठीक है, फिल्मी डायलॉग मत मारो, काम बोलो। अरविंद मुंह बनाकर बोला, कम से कम आज तो थोड़ी इज्जत दे दो, आज मेरा बर्थडे है। चांदी चौंक कर बोली, ओह सॉरी, हैप्पी बर्थडे। मुझे नहीं पता था। अरविंद मुस्कुराते हुए बोला, कैसे पता होगा, न व्हाट्सएप यूज करती हो न फेसबुक। तुम इसी दुनिया की लड़की हो ना, या किसी और ग्रह से आई हो? चांदनी मुस्कुराकर बोली, इसी ग्रह की हूँ, बस मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है, और ये चिट चिट करने से अच्छा है सीधा कॉल करके हाल चाल ले लो। अरविंद ताना मारते हुए बोला, तुम तो अब रहने दो, तुम कितना हाल चाल पूछने के लिए फोन करती हो पता है? चांदनी बोली, अच्छा ठीक है, मुझे इतना बातें करना पसंद नहीं, इसलिए नहीं करती। तुम बताओ पार्टी कहाँ दे रहे हो? अरविंद खुश होते हुए बोला, चलो कुछ तो अच्छा बोला तुमने, और पार्टी मेरे घर पर है तो तुम शाम को कंपनी टाइम ओवर होने के बाद रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। चांदनी ने उसे मना करते हुए कहा, तुम मुझे एड्रेस भेज तो मैं खुद आ जाऊंगी। अरविंद चिढ़कर बोला, और झांसी की रानी, जितना बोला है उतना करो। चांदनी ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। चांदनी ने फोन अपनी पॉकेट में रखा ही था कि उसको एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। चांदनी पीछे पलटी तो अधिराज जस्ट उसके पीछे खड़ा था। अचानक से अधिराज को अपने इतने पास देखकर चांदनी डर गई और चौंक कर अपने दिल पर हाथ रख लिया। अधिराज गुस्से में ही उसको देख रहा था। चांदनी 2 कदम पीछे हो गई। उसको लगा शायद वो लेट हो गई, इसलिए अधिराज गुस्सा है, इसलिए वो अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर, दोबारा से लेट नहीं होगा। अधिराज ने चांदनी की बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी कर ली। उसको अरविंद पहले से ही पसंद नहीं था, इसलिए उसने अरविंद का दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन यह अरविंद फिर भी उसके दिल में नमक छिड़कने से बास नहीं आ रहा। ऊपर से ये लड़की अभी तक उसको जरा से भी नहीं समझती कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। अधिराज क्या बोलता उसको समझ नहीं आया, इसलिए गुस्से में जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। चांदनी ना समझी से उसे देख रही थी, लेकिन अधिराज कुछ नहीं बोला तो वो जाने लगी। अधिराज को ये बात और खल गई, ये लड़की पता नहीं उससे क्या चाहती है। ऐसे कौन बिना बोले चाहता है? हस्बैंड वाइफ का ना सही, लेकिन बॉस और एम्प्लॉय का फर्ज तो निभा सकती है। उसकी तो बॉस के रूप में भी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अब अधिराज चुप रहने वालों में से नहीं था, इसलिए चांदनी को रोकते हुए बोला, रात को मीटिंग है और तुम मेरे साथ चलोगी? चांदनी के कदम रुक गए और वो बोली, सर मैं रात में मीटिंग में नहीं जा सकती। अधिराज ने अपनी मुट्ठी कस ली और चांदनी को घूरते हुए बोला, क्यों, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है? चांदनी हैरानी से अधिराज को देखने लगी, इनको कैसे पता? लेकिन चांदनी ने पार्टी में जाने की वजह से मना नहीं किया था, वजह थी नंदू, इसलिए चांदनी अपनी बात रखते हुए बोली, सर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज 8 बजे तक चले जाते हैं, मैं फिर नंदू को कहाँ छोड़ूंगी? अधिराज बोला, तो तुमसे किसने कहा नंदू को अकेला छोड़ो? चांदनी फिर शौक हो गई और बोली, मतलब मैं नंदू को अपने साथ मीटिंग में लेकर चलूं? अधिराज ने जवाब दिया, हाँ, मीटिंग मेरे एक दोस्त के साथ है तो नंदू के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम फाइल्स एंड ऑर्डर की डिटेल रेडी कर लेना। चांदनी फिर थोड़ी हैरानी से बोली, आर यू श्योर सर, नंदू मेरे साथ होगी तो आपको मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अधिराज चांदनी को गुस्से में घूरते हुए बोला, आपके दिमाग के साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए हैं जो मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आई? चांदनी को शौक पर शौक लग रहे थे, पर वो अब क्या ही बोलती। अधिराज ने नंदू को साथ ले चलने को बोला था, इसलिए चांदनी ने ओके कहा और चली गई। अधिराज ने अपना मुंह बना लिया और खुद से ही बोला, मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो तुम उस अरविंद की पार्टी में, मुझे अकेला छोड़कर। चांदनी अपने केबिन में आ गई और शाम की मीटिंग की फाइल रेडी करने लगी। उसने अरविंद को भी सब बता दिया था। अरविंद उदास हो गया था, लेकिन अधिराज सबका बॉस था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। शाम हो गई थी और अधिराज चांदनी और नंदू के साथ मीटिंग के लिए एक होटल पहुंच गया था, पर जिसके साथ मीटिंग थी वो अभी तक नहीं आया था।
या फिर ये कहें ये बस एक फेक मीटिंग थी। अधिराज को तो बस चांदनी को अरविंद के घर जाने से रोकना था। अधिराज नंदू के साथ बातें कर रहा था और चांदनी उन दोनों को चोर नजरों से बार बार देखकर मन में मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा था। इतनी देर हो गई और मीटिंग के लिए क्लाइंट नहीं आया। तो चांदनी अब परेशान होकर अधिराज से बोली, सर इतनी देर हो गई क्लाइंट नहीं आए, आप एक बार पता करिए ना। वो तो आपके दोस्त हैं, उनका नंबर होगा आपके पास, कॉल करके पूछिए ना। अधिराज ने चांदनी को घूर कर देखा और अपने मन में बोला, मेरे साथ बैठने में इसको अलग ही कांटे काटते हैं। पर अधिराज भी क्या करता, इसलिए फोन निकाला और प्रीतम को कॉल लगाकर बोला, मिस्टर रावत आप अभी तक नहीं आए। प्रीतम बेचारा फिर फंस गया। उसको समझ ही नहीं आया अब ये मिस्टर रावत कौन है, इसलिए वो अधिराज से बोला, तू नशा भी करने लगा है क्या, जो नशे में सही नंबर देखकर कॉल नहीं कर पा रहा है। तुझे नशे में होश ही नहीं मिस्टर रावत को कॉल मिलाया है कि मुझे। और एक मिनट, ये मिस्टर रावत है कौन, पहली बार नाम सुन रहा हूँ। अधिराज प्रीतम की बात इग्नोर करके बोला, तो आप नहीं आ पाएंगे, इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। चांदनी मुंह बनाकर अधिराज को देख रही थी। वो समझ चुकी थी जिनके साथ मीटिंग है वो नहीं आ रहे, पर बेचारा प्रीतम वो पूरा कंफ्यूजन में था। ऊपर से अधिराज ने अपनी बात बोलकर कॉल कट कर दी थी और वो हेलो हेलो बोलता रह गया था। अधिराज ने फोन रखा तो चांदनी फिर बोली, जब क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो घर चले। अधिराज का मन तो किया चांदनी को पहले तो कूट दे। एक तो चांदनी उससे नजरें तक नहीं मिला रही थी, जैसे गलती से नजरें मिल गई तो वो उसको खा जाएगा। ऊपर से भागने को तो ऐसे रेडी है जैसे ओलंपिक में भागना हो। अधिराज भी चिढ़कर बोला, नहीं। चांदनी शौक हो गई और नसें उठाकर अधिराज को देखा तो अधिराज भी उसे ही देख रहा था। अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, मुझे भूख लगी है और मुझे अभी खाना खाना है। तुम हवा खाकर जिंदा रह सकती हो पर मैं नहीं। ऑर्डर करो मेरे कुछ खाने के लिए। चांदनी हैरानी से अधिराज को देख रही थी। अगर अधिराज को भूख लगी है तो वो खुद कुछ ऑर्डर नहीं कर सकता क्या, और इतनी सी बात पर ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी। चांदनी शौक में अधिराज को देख रही थी कि अधिराज फिर बोला, ऑर्डर करो। चांदनी अपने सेंस में आई और बोली, सर खाना आपको है तो आप ऑर्डर कर लीजिए, मुझे कैसे पता होगा आपको अभी क्या खाने का मन है। अधिराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, घर पर होते तो तुम मेरी पसंद का कुछ बनाकर देती ना, तो वैसे ही अभी ऑर्डर कर दो, समझी। ये ज्यादा मेरे साथ गोल गोल बातें मत किया करो। तुम रोज मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बनाती हो, अच्छे से पता है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, तो इस बकवास की जरूरत नहीं है। शांति से ऑर्डर करो वरना भूख की वजह से कहीं मैं तुम्हें ही काट कर ना खा लूं। चांदनी का मुंह फिर से खुल गया। ये इंसान उसको समझता क्या है। यहाँ वो कल से उससे बच रही है। कल क्या, पूरा एक हफ्ता होने को आ गया वो उससे जितना हो सके बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इंसान तो अलग ही मजे में है। इसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस इंसान को यहाँ उसके साथ बैठकर खाना खाना है, पर क्यों, वो नहीं खाना चाहती उसके साथ खाना, उसको घर जाना है। इतनी देर से साथ बैठे हैं, उसको देख देख कर अजीब सी हलचल हो रही है उसके दिल में। वो अब और देखना भी नहीं चाहती अधिराज को, लेकिन फिर भी उसकी चोर नजरें बार बार उसके ऊपर ही जा रही है। इतना सब क्या कम है जो अब वो साथ में खाना भी खाएंगे। पर चांदनी क्या ही कर सकती थी, भाग तो सकती नहीं थी, ना ही अधिराज से ना ही अपने दिल का हाल बोल सकती थी। इसलिए उसने अधिराज के मन का खाना ऑर्डर कर दिया। और जब चांदनी अधिराज के लिए ऑर्डर दे रही थी तो अधिराज ने नंदू के लिए स्पेशली अलग से खाना ऑर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से चांदनी का दिल और अधिराज की तरफ झुकाव महसूस कर रहा था। चांदनी शांति से बैठी नंदू और अधिराज को देख रही थी। नंदू बहुत खुश रहती थी अधिराज के साथ। जब वो अधिराज के साथ होती थी तो चांदनी तक को भूल जाती थी। अभी भी वही हाल था। अधिराज ने नंदू को अपने सामने टेबल के ऊपर बैठाया हुआ था और उसके साथ बातें कर रहा था। नंदू उसको अपने स्कूल अपने दोस्तों के बारे में बड़े चाव से बता रही थी। इतनी बातें तो नंदू चांदी से नहीं करती, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं चांदी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नंदू से बातें करे।
जब वो पहले अकेली रहती थी तो नंदू को स्कूल छोड़कर अपनी जॉब पर चली जाती थी। फिर उसको स्कूल से डे केयर में छोड़कर फिर शाम तक जॉब से आती थी। फिर घर आई तो नंदू को खिला पिला कर नीचे खेलने को भेज देना और खुद बच्चों को डांस सिखाना। फिर डांस वाले बच्चे गए तो नंदू को रात का डिनर करवा कर उसको थोड़ा पढ़ाना और सुला देना, क्योंकि उसको सुबह जल्दी भी उठना होता था। तो बस दिन कैसा गया, सब ठीक है ना? बस गिनी चुनी बातें होती थी उसके और नंदू के बीच, और नंदू भी समझदार बच्ची थी। चांदनी उसको खिलौने दे देती थी और अपना काम करती थी तो नंदू भी शांति से खेलती रहती थी। लेकिन जब से नंदू को अधिराज मिला था तब से तो नंदू खिलौने होते क्या है भूल गई थी। वो बस ऐसे ही हाथों से अधिराज के साथ खेला करती थी। अधिराज अपना हाथ दे देता था और नंदू उसमें बॉक्सिंग करती थी। कभी दोनों उंगलियों से अलग अलग डिजाइन बनाते थे तो कभी लाइट ऑफ करके अंधेरे में टॉर्च जलाकर हाथों की परछाई बनाकर खेलते और बातें नंदू बोलती थी और अधिराज बड़े चाव से उसकी बातें सुनता था। एक बच्चे को और क्या चाहिए होता है, बस अटेंशन, जो अधिराज नंदू के साथ जितना भी समय रहता था उसको देता था। उस समय अधिराज अपना फोन तक नहीं छूता था। चांदनी भी ये बात धीरे धीरे समझ रही थी। अधिराज ने कोई काला जादू नहीं किया है नंदू पर, बस अधिराज ने अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा समय नंदू को दिया है जो वो कभी नहीं दे पाई। वैसे भी सिंगल पेरेंट्स का बच्चों को समय देना बहुत मुश्किल होता है। चांदनी अधिराज के बारे में सोच रही थी कि उनका ऑर्डर किया खाना आ गया। चांदनी ने वेटर को जाने को बोल दिया और खुद एक प्लेट में अधिराज का खाना निकाल दिया और एक प्लेट में नंदू के लिए खाना निकाल कर नंदू से बोली, नंदू अब चलो बाद में खेलना, खाना खा लो और सर को भी खाना खाने दो। लेकिन अधिराज नंदू से 1 महीने बाद मिला था तो नंदू के पास बातों का पिटारा था, इसलिए वो चांदनी से बोली, दीदी आप ऐसे ही खिला दो ना। फिर अधिराज से बोली, दादा आप मुझसे बात करते हुए खाना खा सकते हो। अधिराज मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल। फिर चांदनी जो उससे दूर सामने चेयर पर बैठी थी उससे बोला, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ और नंदू को खाना खिला दो। चांदनी भी नंदू को उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए उठी और अधिराज के बगल में बैठकर नंदू को एक निवाला खिलाया। तो अधिराज बोला, अब तुमने हाथ खराब कर ली हैं तो मुझे भी खिला दो। मैं और नंदू बॉक्सिंग गेम खेल रहे हैं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। चांदनी आंखें बड़ी करके अधिराज को देखने लगी, लेकिन अधिराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था चांदनी के ऐसे रिएक्शन से। उसने प्लेट उठाई और चांदनी के सामने रखकर बोला, मुझे रोटी सब्जी से खिलाना, आज दाल खाने का मन नहीं है। बोलकर अधिराज फिर नंदू के साथ खेलने लगा। चांदनी तो हैरानी से बस उसे देख रही थी, वो इतने लोगों के सामने उसको हाथों से खाना खिलाएगी, ये जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन चांदनी कुछ बोलती उससे पहले नंदू अपना मुंह खोलकर बोली, दीदी खिलाओ ना। चांदनी अपने सेंस में आई और नंदू के मुंह में निवाला रख दिया। तो अधिराज ने भी अपना थोड़ा सा मुंह खोल दिया और इशारे से बोला, खिलाओ। अब चांदनी क्या करती, मजबूरी में हिचकिचाकर अधिराज को भी खिलाने लगी। नंदू का जल्दी खाना हो गया क्योंकि उसने शाम को नाश्ता भी किया था। तो चांदनी को अब भागने का मौका मिल गया और वो तुरंत अपनी चेयर से उठी और जाकर पहले जहां बैठी थी वहां बैठ गई। अधिराज उसको घूर कर देख रहा था। अधिराज को इतनी चिढ़ मच रही थी कि पूछो मत। उसका मन कर रहा था वो यहीं चांदनी को झूमर से उल्टा लटका दे और उसको पंचिंग बैग समझकर कूट दे। मतलब उसकी फीलिंग्स की तो चप्पल बराबर इज्जत नहीं है। उसने कौन सा कहा था, गोद में चढ़कर बैठ जाओ फिर खाना खिलाओ। वो ऐसे भी खाना खाकर खुश था ना। मंजीत चांदनी से चिपकने वाला प्यार चाहता था, चांदनी को वो मंजूर नहीं था, लेकिन वो दूर से लिमिट में रहकर प्यार करता है और वैसे ही चांदनी से चाहता है, पर चांदनी को वो भी मंजूर नहीं है। फिर कैसा प्यार चाहिए चांदनी को, पीटने वाला? वो पीटते क्या चांदनी को? पीटने में तो वो एक्सपर्ट है, पीटने वाले प्यार में तो अधिराज कोई कमी ना छोड़ेगा। अच्छे से बिना साबुन बिना पानी के धो देगा चांदनी को। पर रहने दो, चांदनी में चमक आएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन चांदनी किसी कॉटन के कपड़े जैसे फटफटा के हॉस्पिटल के बेड पर जरूर पहुंच जाएगी। अधिराज चिढ़ा हुआ था, पर वो चांदनी से कुछ भी बोलता उससे पहले अरविंद वहां टपक पड़ा और चांदनी को देखकर बोला, ओ हाय तुम यहाँ।
चांदनी भी अरविंद को वहां देखकर हैरान हो गई। अरविंद ने फिर अधिराज को देखकर हेलो कहा तो अधिराज के दिल में और आग लग गई। चांदनी का ऐसे दूर भागने वाला बिहेव कम था जो ये मिर्ची छिड़कने टपक पड़ा। अधिराज का दिल तो किया खाने की प्लेट अरविंद के सर पर फोड़ दे, और वह ऐसा कर भी देता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अरविंद के साथ उसकी पूरी फैमिली थी, इसलिए अधिराज ने अपने गुस्से को ही शांत कर लिया। लेकिन चांदनी अरविंद को देखकर हैरानी से बोली, पर तुम यहाँ कैसे? अरविंद बोला, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? चांदनी बात संभालते हुए बोली, अरे मेरा वो मतलब नहीं है, आज तुम्हारा बर्थडे था तो तुम्हारे घर में पार्टी भी थी। अरविंद बोला, पार्टी थी पर पूरी रात पार्टी थोड़ी ना चलने वाली है। अभी मैं अपनी फैमिली को डिनर पर लेकर आया हूँ। चांदनी ने अरविंद के पीछे खड़े लोगों को देखा और मुस्कुराकर नमस्ते किया। अरविंद ने चांदनी को सभी से इंट्रोड्यूस करवाया, ये मेरी माँ, ये पापा, ये मौसा जी, ये मौसी जी और ये मेरी कजिन सिस्टर। चांदनी ने बारी बारी सबको नमस्ते किया तो अरविंद की मम्मी आगे आई और चांदनी के सिर पर हाथ फेर कर बोली, तुम्हारे बारे में अरविंद से बहुत सुना है, आज मिलकर समझ आया अरविंद क्यों तुम्हारे बारे में इतनी बातें करता है। चांदनी सीरियस हो गई और अरविंद की तरफ तिरछी नजरों से देखा तो अरविंद हड़बड़ा गया और अपनी मम्मी से बोला, अरे मम्मी, ये मुझे परेशान करती रहती है इसलिए बात करता हूँ। अब अपना दर्द आपसे नहीं तो किससे बांटूंगा? पर आप भी क्या लेकर बैठ गई? चलो चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरविंद ने तुरंत अपने पापा को इशारा करके सबको ले जाने को बोल दिया। अरविंद के पापा सभी को ले गए तो अरविंद अधिराज से बोला, सर प्लीज, अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अधिराज गुस्से में ही अरविंद को देख रहा था। अरविंद अपने घर में चांदी के बारे में बात करता है। मन तो अधिराज का अरविंद को धोबी पछाड़ देने का था, लेकिन अधिराज कोई तमाशा नहीं चाहता था, पर वो रुक भी नहीं सकता था। अगर वो रुका तो पक्का अपना कंट्रोल खो देगा। लेकिन वो मना करता उससे पहले चांदनी बोली, मुझे नहीं लगता सर को ऐसे ज्वाइन करना अच्छा लगेगा, पर मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, केक जुए हैं तुम्हारे ऊपर। चांदनी चल रही है जानकर तो अरविंद को अब किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तुरंत बोला, जरूर, बोलो तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? चांदनी बोली, बर्थडे तुम्हारा है तो केक तुम्हारी पसंद का। अरविंद ने ओके कह दिया। चांदनी फिर नंदू से बोली, चलो। अधिराज ने अपनी मुट्ठी कस ली और इशारे से नंदू को मना कर दिया। नंदू तो अधिराज की भक्त थी तो उसने चांदनी से कहा, मुझे नहीं जाना दीदी, आप जाओ, मैं दादा के साथ रहूंगी। चांदनी नंदू को समझाती उससे पहले अधिराज चांदनी को देखते हुए बोला, तुम जाओ। चांदनी हैरानी से अधिराज को देखने लगी। तभी अरविंद के पेरेंट्स से अरविंद को आवाज दी तो अरविंद चांदनी से बोला, चलो। चांदनी भी अरविंद के साथ चली गई। उसने पहले अधिराज से भागने के लिए अरविंद के साथ चलने की बात कही थी, लेकिन अभी नंदू ने मना कर दिया। ऊपर से अधिराज ने उसको जाने को बोला, लेकिन कुछ अलग सा था अधिराज की आवाज में। उसकी आंखें कुछ अलग ही बात बोल रही थी, लेकिन उसने खुद अरविंद के साथ चलने को बोला था, इसलिए उसे जाना पड़ा। वो एक बार पहले ही अरविंद को मना कर चुकी थी, तो अब दोबारा मना करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो अरविंद के साथ चली तो गई, लेकिन उसको अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका दिल अजीब से डर से घबरा रहा था। चांदनी चली गई थी, लेकिन अधिराज ऐसे उसको जाने देता क्या? बोलने में क्या चाहता है? अभी चांदनी खुद उछली उछली उसके पास आएगी। सोचते हुए अधिराज के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अधिराज ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उससे बात करने लगा। वहीं चांदनी अधिराज के साथ आकर बैठ गई थी। अरविंद की फैमिली बड़े चाव से चांदनी से बातें करने में लगी थी, जैसे वो चांदनी को देखने आए हो और आज चांदनी के बारे में सब जानकर लड़की फाइनल कर देंगे। चांदनी सभी की बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अधिराज की तरफ जा रहा था, जो आराम से नंदू के साथ खेल रहा था। कि तभी अधिराज की टेबल पर वेटर ने केक लाकर रखा और नंदू और अधिराज प्यार से केक कट करके एक दूसरे को खिलाने लगे। चांदनी का मुंह उतर गया। उसको भी अधिराज और नंदू के साथ वो केक खाना था। नंदू के साथ जैसे अधिराज फोटो खींच रहा था, उसको भी उस फोटो में आना था, लेकिन आज वो खुद ही अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में बुरी फंसी थी।
उसको अरविंद के घर वाले अच्छे लगे थे, लेकिन सभी उससे इतने सवाल कर रहे थे जैसे वो इंटरव्यू के लिए बैठी हो। तो उसको चिढ़ हो रही थी। ऊपर से सभी उससे बड़े थे तो वो किसी से कुछ बोल नहीं सकती थी। अरविंद इस बात को समझ रहा था तो बार बार अपनी माँ और मौसी को शांत रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन अरविंद की माँ और मौसी अच्छे से जानती थी अरविंद चांदनी को पसंद करता है और इसलिए वो चांदनी के बारे में सब जानना चाहते थे। अरविंद जानबूझकर इसी होटल में अपने पेरेंट्स को चांदनी से मिलाने लाया था। अरविंद ने कुछ समय पहले चांदनी को अपने बर्थडे की फोटो भेजकर पूछा था, मीटिंग हो गई तुम्हारी? तो चांदनी ने रिप्लाई दे दिया था, नहीं, अभी क्लाइंट नहीं आया। तो अरविंद ने अपना दिमाग दौड़ाया और अपनी फैमिली को लेकर होटल ही आ गया ताकि अपनी फैमिली से चांदनी को और चांदनी को अपनी फैमिली से मिलवा सके। चांदनी ने जब अरविंद को पार्टी में आने के लिए मना किया था तभी अरविंद ने मीटिंग की जगह पूछ ली थी, लेकिन अब चांदनी जरूरत से ज्यादा परेशान हो रही थी। उसको इतना बात करना पसंद नहीं था और अरविंद की माँ और मौसी तो सांस तक नहीं ले रही थी। एक के ऊपर एक सवाल दागे जा रही थी कि अरविंद ने बात को संभालने के लिए जल्दी से केक मंगा लिया तो चांदनी ने सोचा अब बस केक कट होगा और वो निकल लेगी। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरविंद ने केक कट किया और पहले अपनी फैमिली को खिलाया, फिर चांदनी को खिलाने के लिए उसके पास आने लगा। अधिराज ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो ऐसे कैसे अपनी बीवी को किसी और के हाथों से केक खाने देता, जबकि उसको बहुत अच्छे से पता था अरविंद का नजरिया क्या है चांदनी को लेकर। अधिराज ने फिर वेटर को इशारा किया। वेटर ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े रिमोट से कुछ करने लगा। अरविंद बस चांदनी के मुंह में केक खिलाने ही वाला था कि ऊपर छत से टेबल पर छिपकली गिर पड़ी। चांदनी डर गई और चीखते हुए टेबल से दूर हो गई। अधिराज मुस्कुरा दिया। चांदनी छिपकली से जरूरत से ज्यादा डरती है, ये बात उस रात को अधिराज समझ गया था और अभी भी चांदनी बहुत डरी हुई थी, इतनी कि उसको ये तक होश नहीं था कि उसने हड़बड़ी में अरविंद के हाथ पर हाथ मार दिया और अरविंद का हाथ झटके से उसके मुंह पर लगा और केक उसकी आंख में घुस गया। अरविंद ने जलन से अपनी आंख पर हाथ रख लिया था। बाकी सब भी डर गए थे पर इतना नहीं जितना चांदनी डर रही थी। तभी वो छिपकली टेबल पर ही चांदनी की दिशा में पड़ने लगी तो चांदनी और घबरा गई और डर से ऐसे भागी कि उसका हाथ कुर्सी पर लगा और कुर्सी अरविंद के पैर पर गिरी और अरविंद चीख पड़ा और उसको दिख तो वैसे ही कुछ नहीं रहा था तो वो कुछ लड़खड़ा सा गया और दूसरी चेयर में उसका पैर फंसा और वो मुंह भर कर केक पर गिर पड़ा। अब बस उसकी आंख पूरी नहीं मुंह केक से भर गया। अधिराज को बड़ा मजा आया ये सब देखकर। वो अरविंद को पीट नहीं पाया तो क्या हुआ, वो अभी इसी से काम चला लेगा। चांदनी डरी हुई सी भागकर अधिराज के पास आई और उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए जो छिपकली अब जमीन पर कूद कर आ गई थी उसको देखकर बोली, सर प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। अधिराज यही तो चाहता था पर अब उसके भाव खाने का टाइम था तो वो बोला, क्या हुआ, तुम आराम से पार्टी एंजॉय करो, कल वैसे भी नंदू के स्कूल की छुट्टी है, नंदू देर से भी सोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांदनी ने रोनी सी शक्ल बना ली और बोली, काहे प्राण के दुश्मन बने बैठे हैं, मैं यहाँ कुछ और देर रही तो मेरी कल की सुबह नहीं होगी, प्लीज चलिए ना। अधिराज को बहुत हंसी आ रही थी लेकिन वो अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, पर मैंने अभी खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। चांदनी जल्दी से बोली, आप घर चलो, आपको 56 भोग बनाकर अपने हाथों से भोग लगा दूंगी, आप बस चलो वरना 13 दिन बाद मेरी 13वीं होगी। अब चांदनी इतना रिक्वेस्ट कर रही थी तो अधिराज नंदू को लेकर उठ गया और बोला, पक्का ना, बाद में मुकरना मत। चांदनी अधिराज का हाथ पकड़े जबरदस्ती बाहर ले जाते हुए बोली, नहीं मुकरूंगी, आप चलो बस। अधिराज भी चांदनी के साथ चल दिया। अब चांदनी ने खुद उसका हाथ पकड़ा था तो वो कैसे छोड़ देता, पर अधिराज और नंदू दोनों एक दूसरे को आंख मारकर मुस्कुरा रहे थे। चांदनी अधिराज के साथ चली गई तो अरविंद की फैमिली उसको देखकर आपस में बातें करने लगी। अरविंद तब अपना मुंह धोने चला गया था। उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। कुछ ही देर में अधिराज ड्राइव कर रहा था और चांदनी नंदू को गोद में लिए एक हाथ से नंदू को अपने सीने से लगाए, दूसरे हाथ से अधिराज की बाजू से शर्ट को कसकर पकड़कर बैठी थी। चांदनी को बार बार ऊपर से छिपकली गिरना याद आ रहा था। अगर छिपकली उसके ऊपर गिर जाती तो
सोचकर ही चांदनी को डर लग रहा था, पर अधिराज को बड़ा मजा आ रहा था। उसको अब चांदनी को परेशान करने का आइडिया जो मिल गया था। वैसे उसको अंदाजा तो था चांदनी छिपकली से डरती है, लेकिन इतनी कि नकली छिपकली और असली छिपकली में पहचान नहीं कर पाएगी, यह अंदाजा नहीं था। अब तो वह अपनी हर बात चांदनी से मनवा लेगा। घर होटल से थोड़ी दूर था तो नंदू भी सो गई थी और चांदनी को भी अब नींद आ गई थी, तो वो भी सिर पर बैठे बैठे सो गई थी। पर उसका सिर बार बार नीचे सरक रहा था, तो अधिराज ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और प्यार से उसको देखने लगा। चांदनी के चेहरे पर अभी भी डर से लकीरें थी। चांदनी को देखकर अधिराज मुस्कुरा दिया और उसके बालों में किस करके बोला, सॉरी, इतना नहीं डराना चाहता था, पर मजबूर तुमने ही किया मुझे। क्या जरूरत थी उस अरविंद के साथ जाने की? मेरे साथ बैठकर खाना खा लेती तो कौन सा तुम्हारी नाक झुककर घुटनों पर आ जाती। क्यों नहीं समझती तुम मेरी फीलिंग्स? जैसा तुम्हें लगता है वैसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे। तुम बिल्कुल पास मत आओ मेरे, पर ऐसे इग्नोर करके भी मत भागो, अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसे ही मेरे साथ रहो, लड़ते झगड़ते बस बहुत है। तुम प्यार नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार चाहिए भी नहीं, साथ चाहिए बस। वो तुम मुझसे 10 हाथ दूर रहकर भी दे सकती हो, बस नजरों के सामने रहो, क्योंकि तुम्हारा पास आना तो मैं भी नहीं झेल पाऊंगा। कितनी नकचड़ी हो तुम, मुंह खोलती हो तो मिर्ची उगलती हो। मन तो करता है तुम्हारी जबान को खींचकर पंखे से बांध कर पंखा चला दूं। पास आई तो सच में मैं तुमको मार वार ना दूं। अच्छा यही है तुम दूर ही रहो, तुम दूर से ही पसंद हो मुझे। वैसे तुम्हारे दूर या पास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कभी कुछ पाने की या किस्मत से मिलने की उम्मीद नहीं रखी है। जो है उसमें खुश हूं मैं, पर तुम्हारा ऐसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, तो वो मत किया करो। बाकी सब बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे जानना है तुम कौन हो, पर अब इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारे असली वजूद से मिला सकूं। मेरा खुद का तो कभी कोई वजूद नहीं रहा, पर तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। जल्दी ये गुत्थी सुलझा लूंगा। आखिर तुम हो कौन? निक्की, मेरी चांदनी, या फिर नंदू की बहन चांदनी? पर तुम जो भी हो, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। जो अपनापन मुझे नहीं मिला वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। शायद वो अपनापन महसूस करके तुम मुझे इस कदर इग्नोर ना करो। समझने की कोशिश करो मैं आखिर तुमसे क्या चाहता हूँ। कुछ देर बाद अधिराज घर पहुंच गया, लेकिन उसके आगे हमेशा यही प्रॉब्लम रहती थी। अगर नंदू और चांदनी दोनों सो जाते थे तो वो दोनों को कैसे लेकर जाए? ना वो नंदू को सर्वेंट के हाथों में दे सकता है, न ही चांदनी को। पर चांदनी से ज्यादा अधिराज के दिल में नंदू के लिए प्यार था। वजह बहुत खास थी, पर वो वजह चांदनी नहीं थी। अधिराज ने धीरे से चांदनी की गोद से नंदू को उठाया और उसको आज थोड़ा अकेलापन फील हो रहा था, इसलिए वो नंदू को अपने रूम में लेटाने चला गया। लेकिन अधिराज ने नंदू को उठाया तो चांदनी की नींद खुल गई थी, मगर उसने अपनी आंखें अधिराज के जाने के बाद खोली। चांदनी बड़े ध्यान से अधिराज को अंदर जाते देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उस समय जब अधिराज चांदनी को सोता हुआ समझकर अपने मन की बात बोल रहा था, तो चांदनी सब सुन रही थी। अधिराज ने जब चांदनी का सिर पकड़कर अपने कंधे पर रखा तो चांदनी की नींद खुल गई थी, पर उसको नींद भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। उसको अधिराज का साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फिर नींद में जाती उससे पहले अधिराज ने अपनी मन की बात बोलना शुरू कर दिया। चांदनी थोड़ा शौक हो गई, उसको समझ ही नहीं आया वो क्या करे, इसलिए चुपचाप अधिराज की बातें सुनते रही। और फिर अधिराज ने जिस प्यार की बात की उसके बारे में सोचते हुए वो भी नींद की आगोश में चली गई। चांदनी बैठी फिर अधिराज और उसने जिस प्यार की बात की उसके बारे में सोचने लगी कि अधिराज नंदू को लिटा कर आया, तो चांदनी ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसको ये जानना था अधिराज उसको कहाँ ले जाएगा, बंगले के अंदर या फिर उसका कॉटेज। अधिराज आया और चांदनी को सोता हुआ मानकर गोद में उठाया और चांदनी को कॉटेज में ले जाने लगा। चांदनी की आंखें बंद थी तो उसको पता नहीं था अधिराज उसको कहाँ ले जा रहा है। अधिराज चांदनी को लेकर उसके रूम में आया और बेड पर लेटाकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला गुड नाइट, और रूम बंद करके बाहर चला गया।
चांदनी ने तुरंत आंखें खोल ली और अपने आप को अपने रूम में पाकर पहले तो वो मुस्कुरा दी, लेकिन फिर उसको ख्याल आया, नंदू नंदू को अधिराज अपने बंगले में क्यों ले गया। चांदनी के जहन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो तुरंत भागकर बंगले में आई तो सभी जगह सन्नाटा था। चांदनी दबे पांव से अधिराज के रूम की तरफ बढ़ गई और डोर के पास आकर धीरे से थोड़ा सा डोर ओपन करके देखा तो अधिराज बेड से टेक लेकर आंखें बंद करके बैठा था और नंदू उसकी गोद में सिर रखे हुए सो रही थी। अधिराज एक हाथ से नंदू के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शायद नंदू नींद में गुनगुना रही होगी तो अधिराज उसको फिर से सुला रहा था। चांदनी के दिल में अजीब सी लहर उठने लगी। वो चुपचाप उल्टे पांव वापस कॉटेज में आ गई और अधिराज के बारे में सोचने लगी। आज चांदनी की नींद अधिराज के साथ हो गई थी और अब उसकी आंखों में अधिराज के लिए प्यार और कानों में अधिराज की बातें गूंज रही थी। वो बहुत खुश थी, पर अरविंद की फैमिली चांदनी को लेकर बहुत चिढ़ चुकी थी और चांदनी के साथ नंदू और अधिराज को देखकर पता नहीं क्या क्या अटकलें लगा रही थी। अभी अभी तो अधिराज और चांदनी नजदीक आना शुरू हुए और एक बार फिर से कोई चांदनी की जिंदगी में जहर घोलने जा रहा था। अगर अधिराज को पता चल जाए तो वो उन सबका मुंह तोड़ दे। आज उसने चांदनी में बहुत बदलाव देखा है। उसे बस हर हाल में चांदनी का साथ चाहिए, उसके लिए चाहे उसे चांदनी को अपना अतिथि क्यों ना बताना पड़े। आने वाले तूफान से अनजान अधिराज बस चांदनी के बारे में सोचते सोचते सुकून से सो गया। आगे क्या होगा, क्या है अधिराज का अतीत और क्यों वो अकेला रहता है, उसकी चाची आगे क्या करने वाली है, क्या अधिराज चांदनी को अपने अतीत के बारे में बता देगा। देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।